हेलो एवरीवन। आज 10 जनवरी के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखेंगे। आज इस न्यूज़ टुडे के इस अंक में 5 न्यूज़ आर्टिकल हैं, जिसमें सबसे पहला सुपर कंप्यूटिंग से संबंधित देश के सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में देश में जो विकास हो रहा है, जो उपलब्धियां हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। इसका शीर्षक है भारत ने आईआईटी मद्रास में अगली पीढ़ी का सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। उसके बाद जो आर्टिकल है वो है क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब डिजिटल करेंसी से संबंधित या एसेट से संबंधित, और इसके संदर्भ में जो संस्थाएं जारी करती हैं उसके बारे में गाइडलाइंस आई हैं। तो यहाँ पे शीर्षक यही है, वर्चुअल डिजिटल एसेट संस्थाओं के लिए गाइडलाइंस। उसके बाद भारतीय डायस्पोरा भारत और दुनिया के बीच एक जीवित पुल है। ये स्टेटमेंट दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा ही, जो भारतीय डायस्पोरा के महत्व को बताते हुए। तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू, ऐतिहासिक संदर्भ हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे, और भी जो एसोसिएटेड टर्म है इंडियन डायस्पोरा से, वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। उसका डीआरडीओ का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम और स्कैम जेट इंजन, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विशेष करके डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि डीआरडीओ के द्वारा अर्जित की गई है, जिससे कि हमारी सैन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से देश की क्षमता बढ़ाने का काम करेगी ये मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये नई मिसाइल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो अंतिम जो आर्टिकल होगा वो है, सरकार ने 2025 में रिकॉर्ड 73% घरेलू सप्लाई के साथ फर्टिलाइजर सुरक्षा बढ़ावा दिया है। तो बेसिकली ये फर्टिलाइजर के उत्पादन से संबंधित है, और जहां तक हम लोग समझ सकते हैं कि फर्टिलाइजर या उर्वरक जो है सीधे सीधे कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, उसको मजबूती प्रदान करने से संबंधित है। और क्योंकि कृषि इनपुट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है क्या, उर्वरक है, तो इसलिए उर्वरक उत्पादन में होने वाली रिकॉर्ड तोड़ अगर वृद्धि हो रही है तो ये कहीं ना कहीं कृषि अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव सिग्नल है देश के लिए। इसी के साथ साथ कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं, और हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, वो आप लोग जो इन्हीं के आधार पे, इन्हीं आर्टिकल के आधार पे, और जो यूपीएससी के ट्रेंड से मिलते जुलते या जिनकी संभावना बन सकती है परीक्षा में आने की, जिससे आपकी समझ बढ़े और ये रिवीजन करने में भी आपको मदद मिले, वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ संक्षिप्त सुर्खियों में हम लोग देखेंगे मानक प्रयोगशाला, एनआईडीएमएस, ग्राफीन नार्को समन्वय केंद्र, और इसी तरह से अंत में फ्री स्पेस ऑप्टिकल संचार के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के पहले न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल सुपर कंप्यूटर से संबंधित। शीर्षक ये है कि भारत ने में जो है ना आईआईटी मद्रास में अगली पीढ़ी का सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो जाहिर सी बात है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और डिजिटल गवर्नेंस में अगर विकास करना है तो उसमें कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण जो है आधारभूत प्रणाली है, जिसकी क्षमता को लगातार बढ़ाया जाना आवश्यक है, देश के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। और इसके विभिन्न अनुप्रयोग हैं, जैसे कि मौसम पूर्वानुमान में, डिजास्टर से संबंधित, उसके बाद जो अन्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, हर जगह जो है कंप्यूटर की भूमिका है। और कंप्यूटिंग जितनी फास्ट होगी, इन सारी प्रक्रियाओं को उतनी तेजी मिलेगी, उतना एफिशिएंट होगा, और ये सब जो है कुल मिलाकर क्या, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। तो इसलिए सुपर कंप्यूटर का विकास जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काफी महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए देश में इसमें व्यापक पैमाने पे जो है प्रयास भी किए जा रहे हैं, और इसके लिए एक डेडिकेटेड जो है मिशन चलाया जा रहा है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। हम लोग उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी यही न्यूज अभी चर्चा का विषय इसलिए है कि परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे परम शक्ति नाम से, और ये आईआईटी मद्रास में नेक्स्ट जनरेशन का। और एक चीज जो हम
यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि विभिन्न क्षेत्र का नाम हमने लिया, सबसे पहले जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों को इसमें सुविधा मिलेगी। जैसे शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान, R&D का हमने नाम लिया। उसके साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधा को प्रदान करने में और स्वास्थ्य से संबंधित रिसर्च को बढ़ावा देने में, जैसे ड्रग्स से रिसर्च से संबंधित में, उपचार के संदर्भ में, इसी तरह से एविएशन इंडस्ट्री के संदर्भ में, स्पेस के संदर्भ में, मौसम पूर्वानुमान का तो चर्चा हमने की है। तो ये सारे फील्ड जो है ना, कहीं न कहीं कंप्यूटिंग की जो क्षमता है, उसके विकास पे कहीं न कहीं टिकी हुई है और जुड़ी हुई है। तो इसलिए सुपर कंप्यूटिंग मिशन आवश्यक है। ये चलाया किसके द्वारा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक और ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया। तो मंत्रालय का नाम हमने देख लिया एक, और भी संस्थाएं होंगी आगे हम लोग देखेंगे। यह परियोजना राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ही वित्त पोषित है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये जो अभी परम शक्ति का निर्माण किया गया है, किसके अंतर्गत पोषित है। चलिए, परम शक्ति के बारे में कुछ बेसिक बातें हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक बातें क्या है? कुछ इन्फॉर्मेशन से फैक्चुअल चीजें हैं जो ध्यान में रहना चाहिए। फैक्ट्स के रूप में पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट की बना के यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स परीक्षा में। और कुछ संस्थाओं का नाम आएगा इसमें, वो इम्पोर्टेंट होंगे, उसमें ध्यान रखना होगा कि ये एक सबसे पहले स्वदेशी रूप से विकसित है और ये क्या निर्मित 3.1 पेंटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग प्रणाली है। तो पेंटाफ्लॉप, ये जो फ्लॉप में जो है ना, जो है यहाँ पे क्या, जो इसकी तीव्रता नापी जाती है, क्षमता नापी जाती है सुपर कंप्यूटर की। यह भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध सबसे शक्तिशाली कंप्यूटिंग प्रणाली है। उसका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की रुद्रा श्रृंखला, ये ध्यान में रखेंगे दोनों। और ये संस्था तो पहले भी नाम हमेशा विभिन्न जगहों पे हमने सुना है इसके बारे में। श्रृंखला के सर्वरों का उपयोग करके बनाया गया और साथ ही ये एल्मल लाइनक्स, बेसिकली ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग करके यहाँ पे इसका निर्माण किया गया। तो सॉफ्टवेयर कौन सा है? अल्मा लाइनक्स, और जो रुद्रा श्रृंखला की सर्वर है इसमें, और सीडेक्स संस्था है। तो तीनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। महत्व तो क्या है कि इसके जाहिर सी बात है, इसका प्रदर्शन जहां भी हाई लेवल का कंप्यूटिंग की आवश्यकता होगी, इस सारे इंडस्ट्री में ऐसा ये इस वहां पे ये लाभान्वित करेगा। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, जहां पे छोटे-छोटे डिटेल को शामिल किया जाना और उस पे काम किया जाना, उस पे कैलकुलेशन शामिल होते हैं, उस सब जगहों पे यहाँ पे और अधिक डेटा पे काम किया जाता है, वहाँ पे ये काम करेगा। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग देख लिया हमने, सामग्री विज्ञान, मेटलर्जी से संबंधित, मेटल से संबंधित, धातुओं से संबंधित, पदार्थ से संबंधित, सामग्री विज्ञान, जलवायु प्रतिरूपण, मॉडलिंग, जो हमारे काम आता है जलवायु के पूर्वानुमान के लिए। बहुत सारे डेटा होते हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल का डेटा पे के अध्ययन पे ये पता लगाया जाता है कि अब आगे किस प्रकार की चीजें हो सकती है। तो ये किसकी क्षमता है? ये हमारे मानवों की क्षमता नहीं है, और हम लोग करेंगे भी तो शायद वर्षों, सैकड़ों वर्ष लग जाए। वही सुपर कंप्यूटर उससे बहुत कम समय में कर सकता है। दवा की खोज, उन्नत विनिर्माण आदि में जटिल और इसी प्रकार के जो जटिल शोध होते हैं, वहां पे ये काम कर सकता है। और जटिल शोध हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्या, डेटा अधिक है, कैलकुलेशन अधिक है, और विभिन्न प्रकार के जो है डायमेंशन पे काम करना है। तो इस तरह से इसलिए वो जटिल हो जाती है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में समझ लेते हैं। 2015 में शुरू किया गया। सबसे पहला यही याद रखना है। उसके बाद क्या, राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधाओं के ग्रिड में से जोड़ना, मतलब ये लक्ष्य है हमारा। और उसके बाद सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड पर नेटवर्क किए गए हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, एनकेएन। एनएसएम का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैसा हमने अभी देखा ही, और उसके बाद संयुक्त रूप से किया जाता है। एनएसएम का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, दोनों के द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसका कार्यान्वयन सेंटर फॉर कार्यान्वयन कौन करेगा? सेंटर फॉर सीडैक जो संस्था है।
कहाँ है? पुणे में। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा किया जाएगा। तो 2 संस्थाएं भी आ गई। ठीक है, तो महत्वपूर्ण संस्था और मंत्रालय हमने देख लिया। डायरेक्ट पूछ दिया जाता है ये। भारत के सुपर कंप्यूटर, जो महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर अभी तक हैं, जो विभिन्न तरीके से काम कर रहे हैं विभिन्न संस्थाओं में। सबसे पहला देखेंगे परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो कहीं नाम पूछ लिया जा सकता है या आप मेंशन कर सकते हो मेंस में। प्रज्ञा यह सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। परम शिवाय यह पहला स्वदेशी रूप से निर्मित सुपर कंप्यूटर, पहला स्वदेशी रूप से निर्मित परम शिवाय। और एरावत एआई अनुसंधान और ज्ञान आत्मसात करने के लिए एक सामान्य कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है। तो ये सब चीजें कुछ महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर के बारे में जानकारी। प्रश्न देख लेते हैं। परम शक्ति, इसी के बारे में बात हो रही थी। परियोजना किस मिशन के अंतर्गत वित्त पोषित है? तो ये डायरेक्ट पूछ लिया गया। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसमें कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो कभी-कभी यूपीएससी इस प्रकार से प्रश्न पूछती है, काफ़ी पॉपुलर चीज़ों को जो है ना आपके सामने रखती है इस प्रकार से कन्फ्यूजिंग बना के, कि जिससे कि आप छोटे-छोटे फैक्ट्स पे भी आपकी ध्यान है या नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का उपयोग अपेक्षित है? तो ये एप्लीकेशन बेस्ड, तो जहाँ भी जटिल अनुसंधान होंगे वहाँ सब जगह ही ऐसा काम आएगा। तो सब चारों है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जलवायु मॉडलिंग, दवा खोज, उन्नत विनिर्माण। परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, चलिए। वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में। वर्चुअल डिजिटल एसेट संस्थाओं के लिए गाइडलाइंस, तो मतलब जो जारी करती हैं उन संस्थाओं के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। और जारी किसके द्वारा किया गया है? जारी किया गया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND के द्वारा। तो ये संस्था भी ध्यान में रखेंगे। उसके द्वारा जारी किया गया है कि आपको क्या करना है, क्या किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था को पूरी तरह से जो है ना सुरक्षित, पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और एफिशिएंट बनाए रखने के लिए। मतलब देश में जो ये व्यवस्था है डिजिटल एसेट का, जिस तरह से पॉपुलैरिटी अब धीरे-धीरे चीजें बढ़ रही हैं, तो उसका दुरुपयोग ना हो। दुरुपयोग किस संदर्भ में किया जाए? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, काउंटरफिटिंग के लिए, टेररिज्म को फंड करने के लिए, इस तरह की चीजों में जो नकारात्मक संदर्भ में इसका प्रयोग ना हो, क्योंकि ये करेंसी का ही पैरेलल ये सिस्टम खड़ा हो रहा है। तो जब कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट के लिए इसका प्रयोग ये आसान बनाता है ये सिस्टम। तो जहाँ इसके बहुत सारे फायदे हैं वहीं इसका नुकसान भी है। तो इसीलिए इस सिस्टम पे नजर रखने के लिए, इसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इसके दुरुपयोग ना हो असामाजिक तत्वों द्वारा या आतंकी गतिविधियों के लिए, तो उसके लिए ये व्यवस्था गाइडलाइंस है जो इनके जारी करता है। तो ये है यही ये न्यूज कि आवासीय डिजिटल परिसंपत्तियां हैं संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाली रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। और संस्था हमने देख लिया, डिजिटल परिसंपत्ति संबंधी कार्य करने वाले सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने के लिए, यही विनियमित करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए। तो विनियमित का उद्देश्य ही यही होता है, राष्ट्र हित में काम किया जाए, किसी व्यवस्था को बनाया जाए। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या क्या हुआ है और क्या क्या होगा। कि सबसे पहले क्या है कि इसमें प्रभावी रूप से बीडीए संबंधी कार्य करने वाले जो सेवा प्रदाता को क्या धन शोधन रोधी, वही मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन फिनेंसिंग, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोलते हैं AML CFT CPF। ठीक है, मतलब जनसंहार के हथियारों के प्रसार के लिए वित्त पोषण को रोकना, आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने और मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पे तो 3 चीज है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में AML CFT CPF बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म में मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो इस पे रोक लगाया जा सकेगा जो इसके द्वारा इन्हें जो धन दिया जा रहा है। ठीक है, से संबंधित विनियामक ढांचे के अंतर्गत ला दिया है। इन सबको फॉलो करना होगा जो व्यवस्था बनी हुई है। इसके कारण इन सेवा प्रदाताओं भी अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं के समान, जैसे मतलब इन सब मामलों में जो अन्य संस्थाएं हैं वो रिपोर्ट करती हैं, एजेंसीज को रिपोर्ट करती हैं कि हम इन सब में हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और कहीं पाई जाती है तो बकायदा वो सहयोग करते हैं। तो यही काम ये करेंगे और ड्यू डिलीजेंस वो उचित सावधानी बरतेंगे और रिपोर्टिंग दायित्वों को का अनुपालन
करेंगे और जब भी उनसे सूचना मांगी जाए। 2023 में क्या वीडीए संबंधी कार्य करने वाले सेवा प्रदाताओं को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के तहत लाया गया था कि आप उनके स्कैनर में, क्योंकि आपके मतलब आपके सिस्टम का यूज करके अगर धन का शोधन किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, तो आप उस संस्था के लिए रिपोर्ट, आपको कहा जा सकता है कि आप उस संस्था को रिपोर्ट करें, उचित सूचना प्रदान करें, सहयोग करें। यही व्यवस्था बनी हुई है ना, तो कुल मिलाकर यही बात कही जा रही है। तो चलिए, करना क्या है इस गाइडलाइंस में, है क्या? सबसे पहले आप प्रधान अधिकारी एक आप नियुक्त करोगे जो कि इससे सूचना से संबंधित काम करेगा कि जो भी वीडीए संबंधी जो कार्य करने वाले सेवा प्रदाता को एक प्रधान अधिकारी नियुक्त करना है। साइबर सुरक्षा एवं डेटा संरक्षण पे आपको एकदम ध्यान देना है कि आपके पास जो डेटा है और जो साइबर सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पे ध्यान में रखना होगा कि बीडीएस संबंधी कार्य करने वाले सेवा प्रदाताओं को अब भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्टिन द्वारा सूचीबद्ध लेखा परीक्षक मतलब इसके द्वारा ऑडिट किया जाएगा, द्वारा जारी साइबर सुरक्षा ऑडिट प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी कि आप ये चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? सर्टिन, जो कि हमारे यहाँ हमारे देश में एक महत्वपूर्ण संस्था है साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए देश की रक्षा करता है। अनहोस्टेड वॉलेट लेन देन, अनहोस्टेड वॉलेट लेन देन मतलब क्या? अभी क्या है, हमारे पास जो वॉलेट है, हमारे पास जो वॉलेट में पैसा रखते हैं, तो इसमें कौन है? इसमें जो इसके बीच में एक इंटरमीडियरी है ना, इंटरमीडियरी मतलब हमारा बैंक है ना, हमारा बैंक है। तो मतलब ये कोई भी, हम भले अपने वॉलेट में ही पैसा रख रहे हैं और उससे लेन देन कर रहे हैं एक से दूसरे जगह, लेकिन उसके बीच में कहाँ है, क्या है कि बैंक है, इंटरमीडियरीज है, मध्यस्थ हैं, तो उस पैसे को ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे डिजिटल एसेट के संदर्भ में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने इसके बीच में लेन देन करें और इससे बड़े पैमाने पे जो है ना, मतलब इस तरह के एसेट का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है इधर से उधर। तो यही है कि सेल्फ कस्टडी वाले, तो ऐसे मतलब इन संस्थाओं को ये भी करना होगा जो इस प्रकार के अनहोस्टेड सेल्फ कस्टडी वाले वॉलेट हैं, उनसे जुड़े अंतरणों मतलब ट्रांजैक्शन पे डेटा एकत्र करना होगा, जिसको भी ट्रैक किया जा सके, उस पर निगरानी रखी जा सके कि उसका प्रयोग कहीं नकारात्मक नेगेटिव तरीके से तो नहीं किया जा रहा है, जो ऊपर हमने देखा जो उद्देश्य से। अब क्या है, इसका क्या है, मतलब इसकी परिभाषा वगैरह कहाँ दी गई है, कैसे परिभाषित किया गया है, जो बात कर रहे हैं हम लोग डिजिटल एसेट की। तो सबसे पहले ये आयकर अधिनियम 1961 में दिया गया है, के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार मतलब कुछ नाम लिखे गए हैं, टर्मिनोलॉजी बताया गया है कि कोई भी डिजिटल रूप से उत्पन्न सूचना एक कोड हो सकता है, संख्या हो सकती है या टोकन हो सकता है, भारतीय विदेशी मुद्रा को छोड़कर, क्योंकि भारतीय या विदेशी मुद्रा वो तो बैंक के द्वारा, फेडरल बैंक के द्वारा जारी की जा रही है और वो फिएट मुद्रा है वो, तो वो तो अलग ही चीज हो गई। ये सब डिजिटल के बारे में बात की जा रही है कि इसका कोई स्वरूप नहीं हो सकता है, सूचना हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन में भी आपको दिया जा सकता है, कोड भी हो सकता है, संख्या भी हो सकता है, टोकन भी हो सकता है, जिसे क्रिप्टोग्राफिक या इसी तरह के माध्यम से बनाया गया हो। क्रिप्टो करेंसी आज जो प्रचलित है उसका एक रूप है, हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे नॉन फंजिबल टोकन्स जो है, ये नॉन फंजिबल टोकन जो है ना, कुछ इसी प्रकार के डिजिटल एसेट होते हैं जो भी इसमें, जिन्हें भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है या इसी तरह के अन्य डिजिटल टोकन भी शामिल किया गया। ये इमेज और वीडियोस भी हो सकते हैं, इमेज और वीडियो भी हो सकते हैं। और क्या है कि एक एनएफटी मतलब एक एनएफटी दूसरे एनएफटी के बराबर हो, इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई इमेज बना दिया गया और वो क्या कर दिया गया, ब्लॉकचेन के आधार पे, मतलब समझ लीजिए ये ब्लॉकचेन के आधार पे निर्मित किया गया एक जो है डिजिटल टोकन है और वो कोई इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, इस तरह की चीजें हैं। और जैसे सामान्य मुद्रा में 1 रुपये का कोई सिक्का है या 5 रुपये का कोई नोट है, वो दूसरे 5 रुपये के नोट के बराबर ही होता है ना, उसका मूल्य वो अलग-अलग तो नहीं होता। लेकिन यहाँ हो सकता है कि एक एनएफटी दूसरे से अलग हो, तो इसलिए ये टोकन जो है अलग-अलग है। इसलिए यहाँ पे इसके लास्ट में नाम में लिखा हुआ क्या हुआ, नॉन फंजिबल, यही लिखा हुआ ना? हाँ, गैर प्रतिमोच्य टोकन, नॉन फंगिबल
टोकन्स या इसी तरह के अन्य डिजिटल टोकन भी शामिल है। अब ये एक विशिष्ट टोकन है जो डिजिटल रूप से संग्रहणीय परिसंपत्तियों या वास्तविक विश्व की परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मतलब जिसमें कन्वर्ट करके लोग अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जो आपके पास जो वास्तविक विश्व के जो एसेट हैं, मतलब आपके पास कोई भी है, बिल्डिंग भी है, कुछ भी है आपके पास, जो कि कैपिटल का स्वरूप है, उसको इसमें मूल्य बनाया जा सकता है, आँका जा सकता है। और क्या है डिजिटल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरणीय, संग्रहणीय या व्यापार योग्य हो। ये सब जो है क्या है आयकर अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल एसेट है, वर्चुअल डिजिटल एसेट है। और उसके क्या इसके ट्रांज़ैक्शन से होने वाली जो आय पर अभी वर्तमान में समझ लीजिए 30% की दर से कर लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर क्या है एक प्रमुख ध्येय ये भी है कि ट्रैक करने से होगा क्या कि जो नेगेटिव हाथों में, जो नकारात्मक हाथों असामाजिक हाथों में जो है ना, इसका के द्वारा जो है ना और जो उद्देश्यों से इसका प्रयोग ना हो, उपयोग ना हो। और तीसरा जो कर ढांचे के अंतर्गत लाना और ये जो कर ढांचा मतलब 30% जो है लगाया गया। तो इस कारण से ये पूरी की पूरी व्यवस्था जिससे समुचित तरीके से सुरक्षित तरीके से चलाई जा सके और इसमें कंज्यूमर मतलब जो लेन-देन करने वाले हैं उनकी भी सुरक्षा होगी और राष्ट्र हित में भी ये है। राष्ट्र की सुरक्षा से डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है। आभासी डिजिटल परिसंपत्ति की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है? ये अपने आप में ये नया तथ्य है तो ये ध्यान में रखेंगे। कभी-कभी छूट जाता है और जब अचानक से आएगा तो चीज़ें हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। इसमें आप आरबीआई भी हो सोच सकते हो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भी सोच सकते हो और ये भी सोच सकते हो। ये थोड़ा-सा अलग है, तो ये तो अलग कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन इन तीनों में कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। आईटी एक्ट इ 1961 ठीक? को बीडीए की परिभाषा किसे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है? तो ये भी परिभाषा क्योंकि यूपीएससी क्या करती है कि जो भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी या नई संकल्पना आती है, तो जिस लेवल में होती है, जिस स्तर में होती है, वहीं से प्रश्न पूछती है। वो चेक करना चाहती है कि आप क्या इस जो डिबेट आजकल चल रही है आपके आस-पास, आप इससे कितना अवेयर हैं? आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? या आपने पढ़ा है तो समझते हो या नहीं समझते हो? तो दोनों को मिक्स करके पूछा जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ वो समझ या इन्फॉर्मेशन पे आधारित है। जैसे कि बीडीए की परिभाषा, तो आप अगर उस बीडीए को समझते हो उस व्यवस्था को, तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो कि भारतीय विदेशी मुद्रा तो अपने आप हो जाएगा क्योंकि फिएट करेंसी है, तो ये हट गया, तो अपने आप आंसर निकल गया। ये 1, 2, 3, 4 करके भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी। तो आपको इसमें एलिमिनेट करना होगा, ठीक है ना? तो सी ही आंसर है हमारा। इसमें पूछा गया से बाहर रखा गया है ना? यहाँ पे ये भी भाषा हो सकती है कौन नहीं है, तो वहाँ भी ये आंसर होगा, ठीक है? बाकी तो है डिजिटल टोकन, एनएफटी, क्रिप्टोग्राफिक कोड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीडीए सेवा प्रदाता अब रिपोर्टिंग संस्थाओं के समान दायित्व तो निभाएंगे। सही है, यही है। उसके बाद उन्हें एएमएल, सीएफटी, सीपीएफ ढांचे का पालन करना होगा, ठीक है। उसके बाद उन्हें आरबीआई के अंतर्गत पंजीकरण करना अनिवार्य है। अभी ये बातें नहीं आई है सामने, तो इसमें हम लोग इसे हटा देंगे इसे। तो इसका आंसर होगा ए, 1 और 2, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है ये प्रवासी भारतीयों से संबंधित क्या है? भारतीय डायस्पोरा भारत और दुनिया के बीच एक जीवित पुल है। ये अभी वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय प्रवासियों के महत्व को समझाते हुए और भारत की विदेश नीति में इनका महत्वपूर्ण स्थान बताते हुए ये लाइनें स्टेटमेंट ये दिया गया और ये मौका क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को। और ये किसके याद में किया जाता है? इसी दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे दोबारा 1915 में, ठीक है? 9 जनवरी को और प्रत्येक 2 वर्ष पे मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये भी। तो ये सब कुछ फैक्चुअल बातें हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। और बेसिकली क्या है कि प्रवासी भारतीयों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हुई पिछले कुछ दशकों में, जब इन्हें राष्ट्र के द्वारा जो है ना, इनका आह्वान किया गया और राष्ट्र निर्माण में इन्हें सहयोग देने की इनकी जो प्रेरणा थी, उसको जो है ना एक चैनलाइज़ करके एक संस्थागत रूप देते हुए विभिन्न प्रकार के जो है ना पहल किए गए इस दिशा में, जिससे कि इन्हें जोड़ा जा सके और राष्ट्र निर्माण में इनका सहयोग लिया जा सके और इन्हें भी अपनी संस्कृति, धरोहर से जुड़ने का मौका मिल सके। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 जनरेशन, 3 जनरेशन पहले भारत से उनके जो पिता या पिता के पिता जो है उन्हें जो उनके वंश के कोई भी व्यक्ति यहाँ से माइग्रेट कर गए थे
अब वो जुड़ना चाहते हैं सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो ये दोनों के हितों में होता है। तो दोनों के हितों को साधने के दिशा में ये बढ़ता हुआ प्रवासी भारतीय दिवस, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। हुँ। प्रवासी भारतीय के बारे में थोड़ा-सा और कुछ विश्लेषण देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले देख लेंगे कि ओसीआई कार्ड होल्डर, एनआरआई, सब पीआईओ मतलब सारे लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं, जो भारत की ज़मीन नहीं है, हाँ? जो भारत की सीमाओं के भीतर है, उससे प्रवास कर गए हों। तो इसमें बहुत से अलग-अलग तरीके जैसा मैंने बताया, कोई 3-4 पीढ़ी पहले कर गया हो, कोई कुछ दिन पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 60 साल पहले, कोई 40 साल पहले। हर तरह के लोग हैं, डिफरेंट टाइप के लोग हैं। तो इसमें इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी अलग-अलग है। अनिवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, विदेशी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और 2015 में क्या किया गया, ये ओसीआई और पीआईओ को मिला दिया गया। हुँ? ये इन्हें नागरिकता का दर्जा तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ, समान नागरिक, हमारे आपके जैसे समान नागरिक के समान जो है ना बहुत सारी किफ़ायतें दी गई हैं। मतलब बहुत सारी रियायतें मिलती हैं, जैसे वीज़ा वगैरह को जो लाइफ़ टाइम फ्री वीज़ाज़ वगैरह जो है इन्हें के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड एज़ ए ओसीआई कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A ऑफ द सिटीज़नशिप एक्ट ऑफ 1955 ये यही कहता है। जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसका सेक्शन 7 जो है, उसके अंतर्गत यही कहता है कि इनको कुछ अलाउ किया जाएगा, कुछ जो रियायतों के लिए और उस रियायत में क्या है, यही है कि इन्हें लाइफ टाइम जो है वीज़ा वगैरह जो है ना मिल मिल सकता है। उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? भारतीय प्रवासियों की वर्तमान स्थिति अभी क्या है? तो ये डेटा भी हम लोग महत्वपूर्ण है कि हमेशा चर्चा में रहता है कि कितने भारतीय कहाँ रह रहे हैं। तो जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय प्रवासियों की संख्या कितना है? 34.35 मिलियन। इनमें 17.17 मिलियन एनआरआई शामिल हैं। ठीक है? अब भारतीय प्रवासियों का महत्व जो हमने इंट्रो में देखा, तो महत्व को कुछ इस तरह से बिंदुओं में लिख सकते हैं हम लोग मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। कभी इस पे मेंस के प्रश्न आए क्योंकि जीएस पेपर 2 में डायरेक्टली ये लिखा हुआ है। ये सिलेबस में इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इससे प्रश्न भी आते रहते हैं, तो ये पॉइंटर्स के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण सामग्री हो सकती है। सबसे पहले सॉफ्ट पावर का काम करते हैं ये। सॉफ्ट पावर मतलब क्या? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में मतलब उस देश से संपर्क स्थापित करने में, राजनयिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, ये जो डायस्पोरा है, जो ये समूह जो है वहाँ रह रहा है, तो वहाँ पे काम करता है। तो विश्व भर में भारत की सांस्कृतिक विरासत कि एक तरह से ये फ जो है उसको प्रस्तुत करने में वहाँ पे ये लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसका प्रचार-प्रसार करते हैं। जैसे कि योग, दिवाली जैसे त्योहार आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए यूरोप में, अमेरिका में, इस तरह से देखा जा सकता है। और लोगों के बीच परस्पर संबंधों को मजबूत करते हैं। जहाँ की हमारे देश की संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में लोग जानते हैं इनके द्वारा ही और उसके द्वारा जुड़ाव भी होता है। आर्थिक योगदान क्या है? ऑब्वियसली आर्थिक योगदान ये लोग क्या है वहाँ पे किसी आय के लिए या किसी रोजगार में गए हुए हैं, तो वो वहाँ से जो पैसा भेज रहे हैं कमाकर, विप्रेशन रेमिटेंसेस बोलते हैं कि हमारे जो बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है रेमिटेंसेस जो बाहर से हमारे जो निवासी जो है, जो बाहर चले गए हैं, वो जो कमाकर अर्जित करके बाहर से भेजते हैं, सबसे बड़ा देश है। तो मतलब भारत जो है रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है और कितना अमाउंट है 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये तो ध्यान में रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। उसका व्यापार और निवेश सेतु, तो वही कनेक्शन बिल्ड करने का काम ये करते हैं ये महत्वपूर्ण उस देश में भारत के लिए। क्योंकि प्रवासी जो है अच्छे उद्यमी हैं, अच्छे-अच्छे पदों पे हैं, चाहे मैं प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका सूचना प्रौद्योगिकी तथा सेवा व्यापार को सुगम बनाते हैं, तो इस तरह से इनकी भूमिका जो है ना महत्वपूर्ण है। राजनयिक प्रभावों को साधने के लिए अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि पश्चिम एशिया में ये इंडियन डायस्पोरा काफ़ी काम करता है, भारत की छवि को सकारात्मक बनाता है और भारत की बात को, सूचना को पहुँचाने का सही सूचना को पहुँचाने का काम करता है, जिससे कि जो डिप्लोमेसी जो है वो करने में समय बचता है और सही छवि पहुँचती है वहाँ पे।
तो राजनीतिक समर्थन भी इसी तरह से इसका अगला कड़ी है। मतलब क्या सही छवि हुई, विश्वास बढ़ा और कनेक्शन भी हुआ, और जिस कारण से फिर अगला कदम क्या हुआ, राजनीतिक रूप से जो है ना समर्थन भारत को या भारत के कॉज को कहीं किसी भी तरीके से। चलिए, भारतीय प्रवासियों के लिए शुरू शुरू की गई पहलें, तो कौन-कौन सी पहलें? तो सबसे पहले पहल देखेंगे हम लोग प्रवासी सहभागिता नीति का, जिसमें 4 सीज़ फ्रेमवर्क है। तो वही, तो उसमें नेटवर्क बनाना है, वैश्विक नेटवर्क बनाना है, जिसमें कि क्या है, देखभाल करना है, जुड़ाव, साझा विरासत का उत्सव सेलिब्रेट और सकारात्मक बदलाव लाने वाले योगदान को प्रोत्साहित करना है। क्लियर है? भारत को जानो कार्यक्रम, ये युवाओं के लिए है, युवा प्रवासियों के लिए 18 से 35 वर्ष को भारत की संस्कृति में विरासत को से परिचित कराना। मतलब जो कनेक्ट खत्म हो चुका था, शायद उन्हें जो है ना वो जानकारी ना हो, क्योंकि वो युवा हैं, तो उन्हें जो है ना इसके बारे में पता लगे, जिससे कि आप किस ज़मीन से आ रहे हैं, किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, आपकी ऐतिहासिक धरोहर क्या है, उससे जुड़ाव हो और वो भारत की तरफ मूव कर सकें, और वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से। हुँ, भारतीय समुदाय कल्याण कोष, इसका उद्देश्य संकट और आपातकाल के समय विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सहायता करना है। तो ये इस तरह से विभिन्न तरीके से हम लोग, भारत की सरकार सहायता करने का प्रयास कर रही है और उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रही है। चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी को मनाने का कारण क्या है? ये सामान्य सा फैक्ट है, काफ़ी पॉपुलर हो गया अब तो। लेकिन कभी-कभार हो सकता है, मिस हो सकता है कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुँ। भारतीय प्रवासी शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता है? भारतीय प्रवासी शब्द, तो भारत की वर्तमान सीमाओं से प्रवास करने वालों के लिए। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरी भी बताए गए। हाँ? भारत को जानो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इम्पोर्टेंट था ये भारत को जानो कार्यक्रम, युवाओं के लिए है, युवा प्रवासियों को भारत की संस्कृति से परिचित कराना। एज भी इसमें याद में रखेंगे, 18 से 35 वर्ष, तो बी आंसर है। हुँ, चलिए, रक्षा क्षेत्र से संबंधित, मिसाइल डेवलपमेंट से संबंधित क्या है? डीआरडीओ का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम और स्क्रैमजेट इंजन। हाइपरसोनिक सबसे पहले जो जो स साउंड है, साउंड से जो है, ध्वनि से जो है ना लगभग जो है 5 गुना जो है ना रफ्तार से चलने वाली जो मिसाइलें हैं, जो मतलब सबसे अधिक मैक 5 स्पीड पे जो बोला जाता है, 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक, मतलब 6100 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिक, या माइल पर आवर में देखेंगे तो 3800 माइल पर आवर की स्पीड से चलने वाले जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, उनके लिए फुल स्केल स्क्रैम जेट इंजन का परीक्षण किया गया है। दोनों टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखेंगे, दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी सुरक्षा प्रणाली की दृष्टिकोण से। सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है? मिसाइल को डेवलप करना, और मिसाइल कैसा है? उन्नत संस्करण के, जिनकी स्पीड अधिक हो, मारक क्षमता सटीक हो, और जिन्हें जो है ना आसानी से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये तीनों गुण जो हैं, सटीकता होगी, तीव्रता अधिक होगी, स्पीड मैंने बता दिया, हाइपरसोनिक है नाम से ही, और क्या है, क्या अधिक चूंकि स्पीड है तो इसलिए इसे इंटरसेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। और स्क्रैम जेट इंजन मतलब क्या है? अभी तक के जो इंजन यूज किया जाता है, मतलब इन सारी क्वालिटी को लेने के लिए, सारी क्वालिटी मतलब क्या, उच्च गति को प्राप्त करने के लिए मिसाइल में, ये जो रैमजेट इंजन था सबसे पहले हमारे पास, रैमजेट इंजन उसी का उन्नत संस्करण, मतलब अभी तक का सबसे एडवांस संस्करण, ये क्या है? स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया गया है। तो मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और दुनिया में से कुछ एक राष्ट्र हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए हमारी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा ये। अब इसे डेवलप किसने किया है? ज़ाहिर-सी बात है, डीआरडीओ तो हमने देख ही लिया, उसकी संस्था कौन-सी है? अनुसंधान विकास प्रयोगशाला, डीआरडीएल, ये जो सब बनाती है ये। फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड लंबी अवधि वाले स्क्रैप जेट इंजन का सफल जमीनी परीक्षण किया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये सब स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। सफलता क्या है? एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर ने 12 मिनट से अधिक समय तक सफलतापूर्वक कार्य किया, तो खैर ये सब चीजें तो ध्यान में रख सकते हैं। महत्व क्या है? यह स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए एक बुनियादी सफलता है। तो ये देख सकते हैं हम लोग, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्यों इंपॉर्टेंट हो है?
ये हम लोग समझ सकते हैं कि स्पीड अधिक मिलेगी, इंटरसेप्टेबिलिटी जो है ना कम हो जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग समझते हैं अभी। क्या है स्क्रैमजेट इंजन और रैमजेट इंजन? बेसिकली क्या है कि एयर का प्रयोग किया जाता है ये। एयर का प्रयोग किया जाता है ईंधन को जलाने के लिए ये, और क्योंकि ये इतनी अधिक स्पीड से यूज़ करते इतनी स्पीड अधिक स्पीड से चलते हैं कि जो परंपरागत जो इंजन है वह परंपरागत जो मिसाइल के इंजन है उनके तुलना में ये अलग होते हैं, और जिस कारण से इनकी फ्यूल एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। ये स्क्रैमजेट इंजन का जो है ना कंबस्टर है जो ये घूमता है, और ये स्पीड इतनी अधिक होती है जिससे क्या ये एयर को यूज करता है, और बेसिकली क्या है ये हाइड्रोजन जैसी गैसों को यूज करता है जिससे कि कंबसन करने में। अब सबसे पहले क्या है कि रैमजेट वाला जो है, रैमजेट वाला क्या होता था कि एयर ब्रीथिंग वही एयर को लेता है, जेट इंजन होता है, और ये घूमने वाली कंप्रेसर के बिना दहन के लिए आने वाली वायु को संपीड़ित करने हेतु यान की आगे की गति का उपयोग करता था। और ये क्या है स्क्रैमजेट, ये इसमें ये लगा हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे, बस इतना बेसिक डिफरेंस समझ जाएंगे, ये चीजें कभी पूछी जा सकती है स्टेटमेंट में क्या है ये। और इसका पूरा नाम क्या है स्क्रैमजेट का? सुपरसोनिक कंबसन रैमजेट। तो मतलब रैमजेट का क्या है ये रैमजेट का उन्नत संस्करण है। रैमजेट में क्या लगा दिया गया? सुपरसोनिक कंबसन लगा दिया गया। सुपरसोनिक कंबसन कंबसन मतलब क्या? किसी भी इंजन को चलने के लिए जो ईंधन का दहन होता है उसकी प्रक्रिया को, ईंधन को जलने की प्रक्रिया, उसी कंबसन बोलते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या है? असिस्टेड टेक ऑफ पर निर्भर किया है। रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों ही शून्य वायु गति पे थ्रस्ट उत्पन्न नहीं कर सकते। ये सब चीजें हैं। दक्षता, अब दक्षता क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? पारंपरिक रॉकेट्स की तुलना में ये हल्के और अधिक ईंधन कुशल होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। हल्का होगा, अधिक ईंधन, इसे लंबी दूरी की मारक क्षमता प्राप्त होगी। तो मिसाइल के लिए जितनी जो आवश्यकताएं हैं सब ये पूरी कर रहा है। भारत उन चुनिंदा देशों में, अब सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि और फैक्ट्स भी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कि हम उन चुनिंदा देशों में हैं जिसमें जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जैसे यूएसए, रूस, चीन, उसके बाद भारत के पास। तो मात्र 3 कंट्री है, ये इस एलीट क्लब में भारत शामिल हो गया है जिसने स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इस तरह से हम लोग स्क्रैमजेट और रैमजेट का एक कंपैरिजन भी देख सकते हैं। वैसे तो मैंने समझाने का प्रयास किया। तो बेसिकली क्या है? स्लोड एयर फ्यूल इंजेक्शन, मतलब धीरे-धीरे, और यहाँ पे क्या फास्ट मूविंग एयर इंजेक्शन, जो एयर जो है अंदर जाती है। मैक 3 टू 6 स्पीड है, और इसकी स्पीड कितनी है? एबव मैक 6, वही स्पीड बहुत अधिक हो जाती है। सबसोनिक कंबसन, तो चलो सबसोनिक कंबसन है। यहाँ पे सुपरसोनिक कंबसन है, मतलब स्पीड का अंतर हो गया। रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन, समझ में आ गई बात? ये क्यों ज्यादा इफिशियंट होगा? हम्म अब जो हाइपरसोनिक हथियार है उनके बारे में कुछ बेसिक डिफरेंसेस एक बार की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यही मैक 5, ध्वनि के से 5 से 6 गुना अधिक रफ्तार, 6100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लक्ष्य तक तीव्र पहुंच और वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ उच्च स्तर की बचाव क्षमता। ठीक है, इसी से इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता है इसे। ये बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, और यही कारण है कि रडार जो है इंटरसेप्ट करने में इनको बहुत बार जो है उन्हें चकमा दिया जा सकता है, सक्षम नहीं होते हैं, और इन्हें और स्पीड भी बहुत अधिक है। इसलिए परंपरागत जो बैलिस्टिक मिसाइल जैसे आईसीबीएम वगैरह जो है उसके तुलना में ये इस तरह से जो है ना काम करेंगे। और कम ऊंचाई हो गया तो 2-3 चीजें एकदम ध्यान में रख लेंगे। कम ऊंचाई होती है ये, स्पीड तो देख ही लिया हम लोगों ने, और इसके कारण इन्हें ट्रैक करना कठिन हो जाता है। ठीक है, अब प्रकार देख लेते हैं। 2 प्रकार होते हैं। तो एक तो क्या है, वही पहले जैसा हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है जैसा चलता है, कि मतलब स्वयं चालित होगा, सटीक निर्देशित हथियार हैं, और ये लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने के लिए निरंतर और नियंत्रित उड़ान बनाए रखते हैं। दूसरा क्या है, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की बात की जा रही है, ये बड़ा खतरनाक होगा। मतलब क्या है कि इन्हें रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है जैसे सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपित करते हैं। दूसरा तथा फिर ये लक्ष्य की ओर ग्लाइड करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? सामान्य रॉकेट में देखेंगे कि यहां से इसने ये फ्लाई किया गया है इसे, तो ये मार्ग यहाँ फिक्स कर दिया गया, तो ये मार्ग फिर बदल नहीं सकते हैं। तो ऑब्वियसली जिसका पहले से सेट कोई मार्ग है, तो वो उसे
ट्रैक करना भी आसान है, लेकिन ये क्या ग्लाइड का मतलब यही है कि एक बार जब इसे इसे दागा गया, तो वो हवा में ही वो अपनी दिशा बदल सकता है, यही ग्लाइड है ये। तो इसीलिए ज़्यादा ये खतरनाक होगा ये, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स इसको बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह परीक्षण मतलब जो इसके बारे में किया बताया जा रहा है, यह परीक्षण किस कार्यक्रम के लिए एक बुनियादी उपलब्धि माना जाए? तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग क्या बनाएँगे हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा जो है, क्योंकि ये आज की दुनिया में इम्पोर्टेंट है आत्मरक्षा के दृष्टिकोण से और क्लोज़ कॉम्बैट के दृष्टिकोण से। मतलब आमने-सामने की लड़ाई अपने पड़ोसी राष्ट्रों में मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन इस तरह की युद्धक क्षमता के लिए आवश्यक है। हुँ? स्क्रैमजेट का पूरा नाम क्या है? हमने अभी देखा है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। ये हमेशा कन्फ्यूजन बना सक रह सकता है, तो सुपरसोनिक तो ध्यान में रखेंगे ही, स्क्रैम में सुपरसोनिक है। पारंपरिक रॉकेट की तुलना में स्क्रैमजेट या रैमजेट इंजन क्यों अधिक प्रभावी माने जाते हैं? तो भी हल्के और ईंधन कुशल होंगे ऑब्वियसली। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स के बारे में कौन-सा कथन सही है? इन्हें सीधे जेट इंजन से प्रक्षेपित किया जाता है, ये केवल समुद्र से प्रक्षेपित होते हैं, इन्हें रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है और फिर ग्लाइड करते हैं, ठीक है? सी आंसर है। हुँ, चलिए, ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अब हमारे सामने है कि देश में सरकार ने 2025 में रिकॉर्ड 73% घरेलू सप्लाई के साथ फर्टिलाइजर सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। तो घरेलू सप्लाई मतलब देश में फर्टिलाइजर उत्पादन बढ़ा है, जो कि डायरेक्ट क्या कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। मतलब कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मतलब कृषक के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है इनपुट के रूप में है क्या उर्वरक और उसके उत्पादन में अगर वृद्धि होती है घरेलू स्तर पे तो क्या होगा उसका उसके मूल्य को जो है ना मूल्य उसके नीचे आएंगे। यहीं अगर आयातित उर्वरक का प्रयोग हम कर रहे हैं या किसान कर रहे हैं तो उसका मूल्य में जो है ना उतार चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के अनुसार होगा। तो और हमारी आत्मनिर्भरता इसमें नहीं है। तो हम लोग अगर घरेलू स्तर को उत्पादन स्तर को अगर बढ़ा रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और इससे लाभान्वित किसान और पूरी की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था होगी। इसलिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तो बेसिकली है क्या कि भारत में अब तक का सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन हुआ है 2025 में, ठीक है? घरेलू उत्पादन में यह वृद्धि नए संयंत्रों की स्थापना बेसिकली हाँ, पुराने संयंत्रों को पुनरुद्धार किया गया, कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता करवाई गई। ये 3 जो फैक्टर ने काम किया जिसके कारण से ये उपलब्धि हासिल की जा सकी है। क्या हुआ है? हम लोग एक लेवल भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऐसे 524.62 524.62 लाख टन 2025 में जो 2021 की तुलना में। तो यही है यहाँ पे 524.62 सबको मिला के यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी को। ये विकास की राह क्या है? उत्पादन में लगातार वृद्धि का रुझान देखा जा रहा है। एक आयात पर निर्भरता में कमी 2025 में कुल उर्वरक आवश्यकता का 73% हमने क्या किया? अपने उत्पादन के माध्यम से पूरा किया। तो इसके और आर्थिक लाभ होंगे इससे, आर्थिक और रणनीतिक लाभ भी आज के समय में हैं। तो आर्थिक लाभ होंगे क्योंकि हम लोग घरेलू उत्पादन पे अब जा रहे हैं, आयात के बदले। हुँ? अब लाभ जैसा हमने बताया कि लाभ क्या है राजकोषीय अनुशासन, आयात कम हो गया, जिससे क्या होगा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि हमें जो उर्वरक पे सब्सिडी देना पड़ा क्योंकि हम आयातित कर रहे हैं, महँगा है वो पैसा भी बचेगा। तो जिससे क्या हुआ हमारे राजकोष पे भी जो दबाव पड़ता था उर्वरक सब्सिडी का, वो कम हो जाएगा। तो दोनों स्तरों पे हम लोग काम कर सकते हैं, हमें लाभ मिलेगा। मूल्य स्थिरता होगी, ज़ाहिर-सी बात है कि वैश्विक कीमतों से मतलब नहीं है, घरेलू उत्पादन हो रहा है तो इसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसके मूल्य को। तो यही है कि ये डायरेक्ट किसे लाभान्वित करेगा? भारतीय किसान को क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो उसका होता है इम्पोर्टेंट वो उसमें अगर वो ऐसा प्रोडक्ट है उसके इनपुट में से मतलब 4-5 चीज़ें यूज़ कर रहा है, उसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि महँगा होता है और उसकी कीमतें दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती है। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट है तो वो उसके लाभ को हमेशा कम करता रहेगा। वहीं अगर इस प्रोडक्ट को टारगेट करके कम कर लिया गया, तो ये किसान को लाभान्वित कर सकते हैं। तो इसमें है उर्वरक ये। खाद्य सुरक्षा
फसलों की पैदावार बनाए रखने और जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उर्वरकों की सुनिश्चित उपलब्धता उत्पन्न मत जो उपलब्ध होगी, जाहिर-सी बात है। हुँ। अब जो महत्वपूर्ण पहल था जिसके कारण ये चीज़ें हो सकें, तो वही सबसे पहला बंद जो संयंत्र थे, उनका पुनरुद्धार किया गया। तो इसमें कुछ नाम देख लीजिए गोरखपुर, रामागुंडम, सिंदरी, बरौनी आदि स्थानों पे स्थित संयंत्रों का पुनरुद्धार किया गया ताकि यूरिया क्षमता उल्लेखनीय वृद्धि की जा सके। एक रणनीतिक रूप से स्रोत सुनिश्चित करना। स्रोत कैसे सुनिश्चित करना? निरंतर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख कच्चे माल जैसे कि रॉक फॉस्फेट के लिए दीर्घकालिक समझौते किए गए। आपूर्ति स्रोतों का विविधीकरण किया गया मतलब अलग-अलग जगह से ले गया कच्चा माल मतलब फर्टिलाइजर बनाने के लिए एकल स्रोत पर निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करना स्वदेशी तकनीक अपनाया गया पोषक तत्व दक्षता बढ़ाने के लिए तरल नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के माध्यम से मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया ये काफी पॉपुलर प्रोग्राम है हमने इसके बारे में देखा भी है तो चलिए ये चीजें इस तरह के महत्वपूर्ण पहल है कुछ प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 2025 में उर्वरक उत्पादन ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया डायरेक्ट जो न्यूज है उससे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे जा सकते हैं दूसरा घरेलू उत्पादन से 75% से अधिक आवश्यकता पूरी की गई है तो ये गलत हो गया 73% है उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से सीएडी और सब्सिडी पर बोझ घटा है तो 1 और 3 होगा यहाँ पे ऐसा भी स्टेटमेंट है कि जो ट्रेंड था कि लगातार बढ़ ही रहा है तो ये भी पूछा जा सकता है कि लगातार जो उर्वरक उत्पादन है वो हमारे देश में जो है ना बढ़ रहा है ये भी पूछा जा सकता है यूपीएससी ऐसे भी इन जनरल पूछ देती है कि आप इसे जानते हो या नहीं जानते हो कि लगातार पिछले वर्षों से भारत का उर्वरक उत्पादन जो है ना घट रहा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो इस प्रकार से भी स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है चलिए उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है तो 1 2 3 4 करके भी दिया जा सकता है ऐसे भी दिया जा सकता है तो उर्वरक आयात पर पूर्ण प्रतिबंध तो ये गलत पूर्ण प्रतिबंध तो हमने नहीं लगाया 73% ही घरेलू उत्पादन से हम लोग यूज कर रहे हैं बाकी तो बाहर से ही आ रहा है उर्वरक आयात में कमी से किस पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है सीधा सकारात्मक प्रभाव राजकोषीय घाटा और सीएडी दोनों में कमी तो इसमें हम लोग देख सकते हैं बी अब हम लोग यहाँ से संक्षिप्त सुर्खियों को देखते हैं जो सबसे पहली जो शॉर्ट न्यूज है इसमें वो है मानक प्रयोगशाला बेसिकली क्या सीएसआईआर एनपीएल ने 2 शीर्ष स्तरीय आंकन सुविधाएं स्थापित की है उसके अंतर्गत ये शामिल है कि एनईसीएल तथा सौर सेल आंकन हेतु राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर सेल कैलिब्रेशन हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसे ये देश में इस सेक्टर से संबंधित है और पर्यावरण से संबंधित कैसे होगा ये और सीएसआईआर एनपीएल भारत में माप विज्ञान के लिए शीर्ष संस्था है और साथ ही भारत के राष्ट्रीय मानकों का संरक्षक भी है मतलब माप तौल से संबंधित सौर सेल आंकन हेतु राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा की स्थापना से भारत फोटोवोल्टेइक मापन जो मानक है उसके क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में से एक हो जाएगा जिस जाहिर सी बात है तो फोटोवोल्टेइक सेल के विकास को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा ये अब इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि एनईसीएल के बारे में कि राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी क्या है कि वायु प्रदूषण की निगरानी करने वाले जो भी उपकरण है उसके परीक्षण आंकन और प्रमाणीकरण के हेतु शीर्ष राष्ट्रीय संस्था है और इसे विश्व की दूसरी एनईसीएल माना जाता है वर्तमान में केवल यूनाइटेड किंगडम में ऐसी प्रयोगशाला है और क्या लाभ भारत विशिष्ट मानकों के विकास राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो चल रहा है अभी और के लिए विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता और औद्योगिक क्षेत्र से उत्सर्जन का लेखा जोखा परीक्षण प्राप्त करने में मदद मिलेगी चलिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एनआईडीएमएस फोर्सेस से संबंधित क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली तो एनआईडीएमएस इसका मतलब ये है का उद्घाटन किया गया है इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या है कि एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है एनआईडीएमएस ध्यान में रखेंगे और माध्यम से तत्कालिक विस्फोटक उपकरणों जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज होते हैं आईडी जिसका शॉर्ट फॉर्म है और बम विस्फोट से संबंधित घटनाओं का सटीक और व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है तो मतलब ये क्या होगा एक रिपोजिटरी का काम करेगा आगे के लिए फोर्सेस के लिए ठीक है और यह प्रणाली घटनाओं के तरीकों का विश्लेषण करने विभिन्न संगठनों के बीच डेटा साझा करने और जांच प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा
इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अग्रलिखित एजेंसियां कर सकेंगी। कौन-कौन? राष्ट्रीय अनुसंधान अभिकरण एनआईए कर सकेगी। तो जाहिर-सी बात है जो फोर्सेस में काम कर रही हैं, एटीएस कर सकेंगे, जो आतंकवाद रोधी दस्ता, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बोला जाता है जिसको। राज्य पुलिस बल कर सकेंगे, सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ जिसको बोला जाता है, वो लोग कर सकेंगे जो ये इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चलिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित ग्राफीन। ग्राफीन एक महत्वपूर्ण मटेरियल जो आज हम लोग सुनते हैं डिजिटल दुनिया में। क्या है कि अभी ये चर्चा में क्यों है? शोधकर्ताओं ने पेंसिल से बने इलेक्ट्रोड और ग्राफीन ऑक्साइड का उपयोग करके कम लागत वाला एक लचीला सेंसर विकसित किया है। और इसका फायदा क्या होगा? ये धातु से बने जो महंगे सेंसर होते हैं, सेंसर के पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। मतलब उसकी तुलना में क्या है? सस्ता होगा और क्या? पर्यावरण अनुकूल होगा। संभावित उपयोग क्या है? मृदा की नमी चेक करने के लिए, पौधों में सूखा से जुड़े तनाव, मानव श्वसन प्रणाली आदि की उच्च संवेदनशीलता के साथ पता लगाने में। ग्राफीन ऑक्साइड का संश्लेषण ग्रेफाइट से किया जाता है और ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ये पहले भी हमने ग्रेफाइन के संदर्भ में, ग्राफीन के संदर्भ में पढ़ा है। अब थोड़ा-सा कुछ जानकारी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्या? कि ग्राफीन क्या है? ये सबसे बड़ी बात है कि इसकी एक चमत्कारी गुण क्या है कि ये काफ़ी लचीला है। मतलब प्रत्यास्थता जो हम लोग समझते हैं, मूल लंबाई 20 से 25% तक खींचा जा सकता है, जो किसी धातु का एक महत्वपूर्ण गुण होता है, लचीलापन। तो उन सबसे भी अधिक एक चालकता, तांबे से बेहतर विद्युत चालकता है, जो सबसे अच्छा वायर के रूप में यूज़ किया जाता था, किसी भी अन्य पदार्थ की तुलना में अधिक ऊष्मा चालकता है, एक। उसके बाद क्या? पतला होने के बावजूद भी, चालकता अधिक होने के बावजूद भी मजबूती बहुत अधिक है। भार भार के अनुपात में यांत्रिक तन्य शक्ति इस्पात से लगभग 200 गुना अधिक है। मतलब एक पतली अगर जो जो पतली फ़िल्म भी है अगर ग्राफ़ीन की और उतनी ही पतली जो है इस्पात की अगर फ़िल्म हो, तो उसकी तुलना में जो है ना 200 गुना ये मजबूत होगी। प्रमुख अनुप्रयोग क्या है? एप्लीकेशन हम लोग देखो ईवी इंडस्ट्री जो है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोसेसर की गति बढ़ाने में, उसके बाद क्या जल शोधन में विलवणीकरण करने में, तो हेतु फ़िल्टर को दक्ष बनाने में, तो इस काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हैं इसके, ग्राफ़ीन के। चलिए, नार्को समन्वय केंद्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। नार्को समन्वय केंद्र किसके अंतर्गत काम करेगा? केंद्रीय गृह मंत्री हुँ? मंत्रालय ने राष्ट्रीय मादक पदार्थ रोधी प्रयासों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 9वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। नार्को समन्वय केंद्र क्या है? 2016 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। 2019 में इसका पुनर्गठन किया गया बेसिकली। मैंडेट क्या है? भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में क्या? सरकारों की विधिक प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय का काम करता है ये। उसका संरचना क्या है? इसका ढांचा 4 स्तरीय, शीर्ष स्तरीय, कार्यकारी स्तरीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, ठीक है? और यह स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 जो मतलब नारकोटिक एनडीपीएस जो एक्ट जिसको बोला जाता है कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता करता है बेसिकली। और इससे जुड़े मुख्य पहल क्या है? मुख्य पहल कि सबसे पहले एनकोड का पोर्टल होगा एक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा विकसित ये पोर्टल नस्ली दबाव से संबंधित कानूनों को लागू करने के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। मानस क्या है? ये 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। निदान क्या है? ये मादक पदार्थों से जुड़ी अपराधियों पर एक विशेष डेटाबेस है। ठीक है? सुनामी, सुनामी के बारे में हम लोग जानते हैं, ये सागर से आने वाली लहरें हैं। कब आती हैं? कब उठती हैं ऐसे लहरें? जब सागरीय तल में जो है ना भूकंप जैसी गतिविधियाँ होती हैं। तो जो भूकंपीय तरंग निकलती हैं, वो जो सागरीय जल है, उसको बड़े पैमाने पर तरंग उत्पन्न करती हैं और तरंग जैसे ही वो छिछले जल में आती है, मतलब तट की तरफ आती हैं, तो क्या होता है, सामान्य ऊर्जा के कारण क्या है, वो जो छिछले जल को जो है ना वहाँ पे तरंगे बड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जो सुनामी तरंगे हैं, उसका प्रभाव गहरे सागर की तुलना में तटों पे ज़्यादा होता है। तो इसलिए सुनामी का जो है मतलब भी यही है, हार्बर वेव्स, तटीय तरंग। इसलिए वो तटों पे आके जो है काफ़ी विध्वंस फैलाते हैं। ये तो हुआ बेसिक जानकारी, पहले से जो हम लोग जानते हैं। लेकिन अभी क्या है, एक नया रिसर्च आया है नासा के द्वारा कि जो सैटेलाइट इमेज है, डेटा जो एकत्रित किया गया है कि सुनामी के व्यवहार में कुछ चेंजेस देखा गया है। क्या? जो कि हमारी पारंपरिक समझ से अलग है, जो अभी हमने बताया है कि ऊर्जा उठी, सागर में सागर में
यहाँ पे भूकंपीय तरंग के कारण ये ऊर्जा उठी और ये ऊर्जा जो है यहाँ पे इस सागरीय तरंग को यहाँ पे उद्वेलित किया और ये जैसे-जैसे नजदीक आएगी ये उठती आएगी। तो एक ही तरंग हुई ना ये एक ही तरंग है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि डिफरेंट तरंग हो जाए, ये तरंगे बट जाए यहाँ पे आके और सब जो है एक दूसरे को क्या सहयोग करे और सब मिलके जो है ना उसका इम्पैक्ट बहुत अधिक हो जाए। यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले ही माना जाता है कि सुनामी एक ही तरह की स्थिर और अपरिवर्तित गतिमान लहरें होती हैं। लेकिन अब नया अध्ययन के अनुसार सुनामी में कई लहरें होती हैं, जो आगे बढ़ते समय आपस में प्रभावित होती हैं और फैलती बिखरती रहती हैं। तो इससे क्या होगा? इम्पैक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सुनामी है और बाकी जो है चीजें जो है हमने ये सब डिस्कस तो कर ही लिया है कि सुनामी की जो परंपरागत समझ है। बीमर या बाइमर ट्रायंगल त्रिभुज ये क्या है? एक समझौता है बेसिकली किसके के बीच? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय गठबंधन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। और बाइमर या बीमर कहाँ है? जर्मनी में, शहर में, ठीक है। और शुरुआत में से मुख्य रूप से जर्मनी और पोलैंड के बीच सहभागिता बढ़ाने के लिए और बाले एक मंच के रूप में बनाया गया। तो बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में जो है ना सुरक्षा, शांति को बढ़ावा देना, एकीकरण जैसे एकीकृत किया जा सके, राष्ट्रों के बीच राजनीतिक संवाद स्थापित किया जा सके, सुरक्षा क्षेत्र को सहयोग और मजबूत करना था। अभी भारत को विदेश मंत्री बाइमर ट्रायंगल के साथ भारत की पहली भागीदारी में हिस्सा लिया। तो जाहिर सी बात है इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण से इसके महत्व को हम लोग समझ सकते हैं कि यूरोप के ऐसे अगर क्षेत्रीय संगठनों या समूहों में हमारी पहुंच बन रही है तो यूरोप में हमारी पहुंच, यूरोप की कूटनीतिक, यूरोप तक यूरोपीय मंच पे कूटनीतिक पहुंच हमारी बन रही है। तो ये हमारी विदेश नीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण से सही है। जोहानपुरा साइट, जोहानपुरा साइट ये भी जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में कहाँ? जम्मू कश्मीर में ये बेसिकली क्या है? बारामूला में स्थित है। ये है क्या? ये जोहानपुरा साइट ये बेसिकली स्तूप है जो मानव निर्मित टीले की खोज की गई है और ये कश्मीर ये किसको दिखाता है? कौन से विरासत को? जो समृद्ध गांधार बौद्ध विरासत था तथा बौद्ध संस्कृति एवं शिक्षा केंद्र के रूप में ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है। यहाँ से मिली जो स्तूप संरचना है कुषाण काल की थी। कुषाण काल पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी की है और यह स्थल कंधार की ओर जाने वाली प्राचीन रेशम मार्ग पर अवस्थित है। बारामूला हम लोग देख सकते हैं और बेसिकली क्या जो अन्य महत्वपूर्ण खोज भी है वहां भी हम लोग देख सकते हैं। कला और संस्कृति के संदर्भ में करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि अन्य महत्वपूर्ण खोजों में क्या है? लकड़ी से निर्मित अधिसंरचनाएं मिली हैं के प्रमाण मिले हैं। एक नगरीय बस्ती परिसर जिसमें संभावित रूप से चैत्य और बिहार शामिल हैं। कुषाण युग के मृदभांड और तांबे की कलाकृतियां भी मिली हैं। ठीक है, चलिए सक्सगाम वैली, सक्सगाम वैली अगेन जम्मू कश्मीर से संबंधित न्यूज है। मैप पे हम लोग देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर रीजन है हमारा, ये लद्दाख रीजन है और ये अक्साई चीन हो गया। ये देख सकते हैं ये अक्साई चीन हो गया जो चीन के जो अनधिकारिक कब्जे में है और ये जो है पूरा का पूरा जो है क्या हुआ, ये हो गया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके जिसको बोला जाता है, उसमें ये पार्ट जो हो गया गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन हुआ। उसी में ये सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम का जो रीजन है ये सक्सगाम वैली है। ये क्या है? सक्सगाम वैली। ठीक है, तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये पहले से किसके अंदर था? पाकिस्तान के अंदर था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये वाला रीजन और इसमें से पाकिस्तान ने क्या किया? इतना रीजन जो है ना ये चीन को दे दिया और चीन अब क्या कर रहा है? सीपीईसी जो हमने सुना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी का एक एक्सटेंशन आप समझ सकते हो। उसमें रोड और डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहा है जिसपे क्या है भारत के द्वारा डिप्लोमेटिक रूप से भारत के द्वारा जो है ना वहां पे आपत्ति जताई गई है, गहरी आपत्ति जताई गई है जिसके संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया भारत के अधिकारियों के द्वारा कि सक्सगाम वैली में चीन की जो अवसंरचना परियोजनाएं हैं वो औपचारिक रूप से जो है ना गलत है और उस पर इसलिए आपत्ति दर्शाई गई है। और ये बेसिकली इसका बैकग्राउंड है कि 1963 में पाकिस्तान ने चीन को हैंडओवर कर दिया था और जो कि 1947 से पीओके के अंतर्गत था ये। तो बेसिकली यही है यहाँ पे और इसकी भौगोलिक विशेषता हम लोग समझ सकते हैं कि यह उत्तर में कुनलुन पर्वत और दक्षिण में काराकोरम पर्वतमाला। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं काराकोरम पर्वतमाला हिमालय के पार की बात की जा रही है। यहाँ पे ट्रांस हिमालयन रीजन इसे बोला जाता है।
और ये भौगोलिक रूप से सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल निकट स्थित है। यही सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे रीजन जो है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। चलिए, फ्री स्पेस ऑप्टिकल संचार कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। फ्री स्पेस मतलब हाई एल्टीट्यूड रीजन पे जो स्पेस में उस तरह के संचार की बात की जा रही है। क्या अभी हुआ क्या है कि हाल में वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली 2 टेराबाइट्स प्रति सेकंड फ्री स्पेस ऑप्टिकल संचार प्रणाली को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। और इसके लिए क्या उपग्रहों और हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशनों पर लगाए गए जा सकने वाले लघु ऑप्टिकल टर्मिनल का उपयोग किया गया है। जो ऐसे स्थानों पे जो रिमोट एरिया है वहां भी कम्युनिकेशन साधना आसान हो जाएगा इससे। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या एक वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन तकनीक है। एक हो गया, वायर की जरूरत नहीं है या किसी प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत नहीं है। ये खत्म, केबल खत्म, ऑप्टिकल फाइबर खत्म। जिससे फिजिकली हमें पहुंचना जहाँ मुश्किल हो सकता है। हाँ, उसके बाद क्या खुले अंतरिक्ष के माध्यम से डेटा प्रेषित करने के लिए मॉड्यूलेटेड लेजर का प्रयोग किया जाता है या प्रकाश का पुंज का उपयोग किया जाएगा। और लाभ क्या है, उच्च बैंडविड्थ होगा। ऑब्वियसली कोई माध्यम नहीं है और उससे अगर प्रसारित कर लेंगे तो बैंडविड्थ उच्च होगा, अत्यधिक तेज डेटा दर होगी, अधिक सुरक्षित होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। ये सब चीजें हम लोग समझ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है क्या क्या लाभ होंगे। उसके बाद अनुप्रयोग पूछे जा सकते हैं, तो अनुप्रयोग एकदम नोट कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। सबसे पहले अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच संचार हेतु, ये तो हमने देख ही लिया। उपग्रह से सीधे धरातल पर स्थित स्टेशनों तक डेटा प्रेषित करने के लिए, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन में संचार हेतु, दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में, आपदा आपात के समय संचार से। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो जो सैटेलाइट सस्ते इंटरनेट की सुविधा की, वो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। चुनौतियां, इसके लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष और स्पष्ट रेखा होनी अनिवार्य है। ये चुनौती है। और सीमाएं क्या है, तकनीक कोहरा। अब चूंकि स्पेस का यूज किया जाएगा तो स्पेस में जो ऑब्स्टेकल होंगे, जो अवरोध होगा, उनका ये सामना करना पड़ेगा, वो इन्हें रोकेगा। तो इसीलिए क्या, देखिए, कोहरा अगर है, बारिश है, धूल है, वायुमंडलीय व्यवधान है जैसे, तो मौसम संबंधी कारक जो है इन्हें प्रभावित कर सकते हैं। इससे सिग्नल कमजोर हो सकता है। तो ये इसका नेगेटिव पार्ट है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव पार्ट ये है कि रिमोट एरिया में, स्पेस में, हाई एल्टीट्यूड रीजन में संपर्क स्थापित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है आगे आने वाले भविष्य में। तो इस प्रकार से आज के न्यूज टुडे के इस अंक को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप लोगों ने जो करंट अफेयर से जो विभिन्न पहलू यहाँ पे जाने समझे, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। उस पे जो आधारित प्रश्न है उसको सॉल्व कीजिए, और भी उस पे जो आधारित प्रश्न बन सकते हैं उस पे विचार कीजिए, समझिए। इससे आप ट्रेंड को समझ पाएंगे, यूपीएससी परीक्षा की तरफ ज्यादा नजदीक हो पाएंगे और आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी। तो ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।